अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज नो। पिछले टॉपिक तक मूवमेंट अलोंग द कर्व कर रहे थे, तो हम उसको कह रहे थे चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द कर्व। एक ही कर्व के अंदर रहते हुए रद्दो बदल, और कर्व ही चेंज हो जाए, पूरा बंदा ही चेंज हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है ना। शिफ्ट इन डिमांड जिसे हम कहते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, सो फार वी हैव सीन दैट इफ देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, then it is the case of movement along the demand curve, movement on the demand curve, right? और ये क्या कहलाता है हमारा? change in quantity demanded. But if there is a change in quantity demanded but no change in price, अगर लोग और डिमांड कर रहे हैं लेकिन प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आई, प्राइस गिरा ही नहीं, फिर भी लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, नाउ दैट थिंग कैन नॉट बी पुट ऑन द ग्राफ दैट वे। सोचो कि आपका एक ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें अचानक से पॉइंट एक ये आ जाए। करंट पॉइंट्स क्या है? करंट पॉइंट्स अगर मैं ऊपर जाऊं ग्राफ के, तो ये सारे, ठीक है, जिसके बेस पे वो पूरा ग्राफ बना है, सही है, ये सारे पॉइंट्स। $100 है तो 0 क्वांटिटी डिमांडेड, $80 है तो 5 क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इस तरह से करके $10 है तो 65 है क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब किसी एक प्राइस पॉइंट पे $40 है मिसाल के तौर पे, क्वांटिटी डिमांड कितनी? 30 है। अगर $40 पे ही क्वांटिटी डिमांडेड 50 भी हो जाए, तो एक डॉट पता है कहाँ जाएगा? $40 पे 50, उस डॉट को इस ग्राफ से कैसे मिलाएंगे? ऐसे करके तीर निकाल लेंगे? नहीं। ऐसे करके घुमा के लाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करके घुमा के लाने का मतलब है ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, जो कि नहीं है। हर प्राइस लेवल के ऊपर पॉइंट चेंज हो गए। अगर कि कल तक 100 पे 0 क्वांटिटी डिमांडेड थी, अब 100 पे भी क्वांटिटी डिमांडेड है। कितनी है? मिसाल के तौर पे 100 के ऊपर 20 है क्वांटिटी डिमांडेड, 80 पे 25 है, 60 पे 35 है। तो अब देख रहे हो इस कर्व के ऊपर काम नहीं होगा, अब एक और कर्व बनाना पड़ेगा, सही है। 100 पे क्वांटिटी डिमांडेड 20, 100 के ऊपर 20 का मतलब ये, 80 पे 25, 80 प्राइस लेवल पे 25 का मतलब ये, 60 पे 35, 60 के ऊपर 35 का मतलब यहां, समझ में आ रही है? सो न्यू कर्व इज हैपनिंग। सो दिस चेंज, प्राइस चेंज हुए नहीं है, 80 के 80 प्राइस है कल तक। अगर एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास 5 था क्वांटिटी डिमांडेड, अब क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा ऑल्टरनेटिव 25 है, ये कैसे हो सकता है? प्राइस चेंज हुए नहीं है, फिर भी डिमांड कैसे बढ़ गई? समथिंग अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस के कोई फैक्टर चेंज हुआ है, मतलब अब मार्केट कंडीशंस में कुछ तब्दीली आई है, लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ गए, या कोई आपने एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छे सेलिब्रिटी को से करा दी थी कि उसकी वजह से जो है लोग आ रहे हैं। प्राइस आपने नहीं कम किया, फिर भी लोग ज्यादा आ रहे हैं। या आपने जिस बंदे को उसकी फोटोग्राफी करके आपने ये अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइज किया था, उस बंदे ने सेंचुरियां मार दी 3 मैचेस में, 3 लगातार, तो अब वो अट्रैक्शन उसने गेन की, तो उसके एडवर्टाइजमेंट्स ने भी अट्रैक्शन गेन की, तो उससे आपकी प्रोडक्ट ने भी अट्रैक्शन गेन की, तो प्राइस वही आपका, फिर भी लोग ज्यादा मांग रहे हैं। गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, जो उनके हाथ में बचे, तो अब वो ढूंढ रहे हैं क्या खरीदें, तो हर चीज की डिमांड बढ़ गई, समझ आ रही है? तो दिस इज नॉट जस्ट द केस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये देखने में सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड आपको लग रही है, नहीं भाई, डिमांड का पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। दिस इज नॉट जस्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज द केस ऑफ चेंज इन डिमांड। ये पूरी डिमांड चेंज हुई है, सिर्फ क्वांटिटीज डिमांडेड चेंज नहीं हुई। एंड चेंज इन डिमांड को हम शिफ्ट्स का नाम भी देते हैं। ये कौन सा शिफ्ट है? आउटवर्ड शिफ्ट या टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। जो राइट साइड पे शिफ्ट है उसको हम एक्सटेंशन इन डिमांड नहीं कहेंगे, शिफ्ट हुआ है। एक्सटेंशन तो अलोंग द कर्व होती है ना, ये एक्सटेंशन नहीं है कि एक ही चीज को लेकर खींच रहे हो ना भाई। एक्सटेंशन वो थी सेम रबर बैंड को खींच रहा होता, अब रबर बैंड ही बदल गया है, समझ आ रही है? दिस इज चेंज इन रबर बैंड। एक मिसाल दे रहा हूं लैंग्वेज चेंज करके थोड़ी सी। सो दिस इज शिफ्ट इन डिमांड, इसको राइज इन डिमांड कहो, शिफ्ट इन डिमांड कहो। शिफ्ट के लफ्ज से समझ नहीं आ रहा कि शिफ्ट कौन सा हुआ है, बढ़ा है या कम हुआ है, तो बेहतर है आउटवर्ड शिफ्ट बोलो या राइज इन डिमांड बोलो इसको।
लेकिन राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड मत बोलना आप, ठीक है। इस केस में जब प्राइस चेंज हुए बगैर अगर क्वांटिटीज डिमांडेड में कोई फर्क आ रहा हो, क्लियर है। तो इस बात को लेकर अब जरा लैंग्वेज को पकड़ो, जानबूझ के कहीं कहीं लिख के काटा है। इफ देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बट नो चेंज इन प्राइस, देन सच चेंज फॉर एनी अदर रीजन वुड बी कॉल्ड चेंज इन डिमांड, ठीक है। ये देन लिख दिया ना यहां पर, तो यहां पर देन नहीं आएगा, ये गलत है। वाओ। फॉर एग्जाम्पल, a supplier has not changed the product's price, even then the product's demand falls. supplier quantity demanded नहीं है, डिमांड, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं किए तो आप ये नहीं कहोगे कि क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई, बल्कि क्या गिर गई, डिमांड गिर गई उसकी। एक सप्लायर है, उसने अपने प्राइस बढ़ाए नहीं है, जब प्राइस वही की वही है, फिर कैसे डिमांड गिर गई। फिर अगर डिमांड गिरी तो इसका मतलब डिमांड का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, इट्स अ चेंज इन डिमांड। क्यों हुआ होगा, सीजन चला गया होगा, सप्लायर ने अपने प्राइस नहीं बढ़ाए फिर भी लोग नहीं खरीद रहे, सीजन चला गया। या मे बी स्पोर्ट्स शॉप के अंदर बहुत सारे टी शर्ट्स है टीम के, अचानक से डिमांड गायब हो गई क्योंकि टीम हार गई, क्वालिफायर्स हार गई, टूर्नामेंट से बाहर हो गई, सही है। दिस कैन हैपन ना, दैट वुड बी कॉल्ड चेंज इन डिमांड। और कौन सा चेंज है, ये वाला फॉल, ठीक है। तो the fall in demand cannot move along the same previous demand curve because only one factor is changing. सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस तो वही के वही है सारी। जब दोनों फैक्टर चेंज होते हैं तो फिर आप मूव अलोंग द कर्व कर सकते थे। अभी सिर्फ डिमांड गिर रही है, प्राइस वहीं के वहीं खड़ी थी सारी, प्राइस में कोई तब्दीली लेके नहीं आए। एक होता ना प्राइस बढ़ रहे थे तो डिमांड गिरती, तो हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है उसको उसी कर्व के अंदर हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइस वहीं की वहीं है, कोई चेंजेस नहीं है और क्वांटिटी डिमांड गिर रही, तो फिर हमें कर्व को शिफ्ट करना पड़ेगा। A new demand curve will need to be made, ठीक है। अब यहां पर एक फॉल इन डिमांड का केस है कि पॉप्सिकल की डिमांड को लेकर हमारे पास ये डाटा था पहले, फर्स्ट कॉलम था पहले सिर्फ, ठीक है, इतना डाटा था पहले, ये प्राइस लेवल्स थे, ठीक है ना, और ये पॉप्सिकल की क्वांटिटी डिमांडेड थी। अब यही प्राइस लेवल है और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई हो, पॉप्सिकल की क्वांटिटी डिमांडेड क्यों चेंज हो सकती है, डिमांड क्यों चेंज हो सकती है, ऑफ सीजन हो गया। तो ये शिफ्ट का केस है। अब सेम 100 के ऊपर रहते हुए पहले 110 पॉप्सिकल्स की पर डे डिमांड थी, अब सिर्फ 60 पॉप्सिकल्स की पर डे डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 60 है। तो फिर ये जो चेंज आया, दिस चेंज विल बी कॉल्ड चेंज इन डिमांड। एंड दिस वन, ये कौन सा वाला चेंज है, फॉल है, तो इस चेंज को फॉल इन डिमांड कह दो। चलो चेंज इन डिमांड से क्लियर नहीं हो रहा तो चलो फॉल इन डिमांड कह दो, ठीक है। दिस, ये जो सारा चेंज हो रहा है ये चेंज इन क्यूडी, जबकि ये जो सारा चेंज हो रहा है ये क्या है, चेंज इन, जी नहीं, ये भी चेंज इन क्यूडी है। ये सारा चेंज जो इस कॉलम में हो रहा है चेंज इन क्यूडी, जो उस कॉलम में हो रहा है चेंज इन क्यूडी। यहां से वहां जो चेंज हो रहा है, समझे, ये जो चेंज हो रहा है ये है चेंज इन डी। कभी कभी जगाने के लिए सब करना पड़ता है। उस चेंज को हम इस कर्व के अंदर, पहले पिछला कर्व ये ब्लू वाला था, अब हर प्राइस लेवल पे रह के 100 के प्राइस लेवल पे रह के, पहले कितनी थी 110 थी क्वांटिटी डिमांडेड, अब क्या 100 के प्राइस पे लेवल पे रहते हुए सिर्फ 60। अच्छा, इस ग्राफ को देखना, ये 50 से शुरू किया है। लॉजिकल अगर बनता ना तो आप सोचते कि 110 अगर यहाँ है तो आधा 60 का यहाँ पर मिलता, लेकिन भाई वो तब होता है जब ग्राफ 0 से शुरू होता। कभी कभी आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप शुरू का हिस्सा कुछ जो है ना, जो स्टार्टिंग का कुछ बाउंड है वो स्किप कर दो, आप इसका जो है ना एक लिमिट सेट कर दो, स्टार्टिंग लिमिट सेट कर दो, ठीक है ना, अपर बाउंड लोअर बाउंड सेट करते हैं वैसे। तो इसकी स्टार्टिंग लिमिट सेट कर दी आपने कि 50 से ग्राफ स्टार्ट हो, डजंट मैटर, इसलिए क्या है ताकि इट लुक्स गुड, वरना बहुत आगे से आगे स्टार्ट होता, ठीक है ना, वरना कर्व बहुत आगे होते हैं पारल। सो ये नया कर्व बन गया, राइट। और ये नया कर्व इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर बना है। 100 की प्राइस पे 60, 80 की प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 70 पे चली गई, राइट। इसी तरीके से राइज इन डिमांड का केस है। राइज इन डिमांड
किससे डिनोट करते हैं? शिफ्ट आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट, राइट साइड पे शिफ्ट होती है। ये कब हुई होगी? हाँ, सीजन आ गया, ठीक है ना, सीजन आ जाने के ऊपर है ये। अच्छा, ये इसका मतलब ये था पहले सीजन नहीं था, चलो ये सीजन आ जाने पे ना करो, इसको ये कह दो कि अदर फैक्टर्स क्यों चेंज कर रहा है? हाँ, अदर फैक्टर्स चेंज करने, सॉरी सेम प्राइस लेवल पे, हाँ सही है, क्वालिटी इंप्रूव हो गई, एडवर्टाइजमेंट्स अच्छी हो गई, सही है। आपकी पॉप्सिकल से जो है ना, फॉर एग्जाम्पल को है जो ओवरवेट लोग हैं वो अपना वेट कट कर पा रहे हैं, आपकी पॉप्सिकल जो है ना ग्रीन टी का काम कर रही है, बस सही है, फिर तो डिमांड ही डिमांड है। या आपकी पॉप्सिकल में जो स्टार आपने जिसको वो किया था, जिस सेलिब्रिटी को या किसी भी एक नॉर्मल से बंदे को आपने जो है ना एडवर्टीजमेंट या ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, कल को वो स्टार बन गया बड़ा, सही है। कहाँ किसी के ड्रामे चल रहे हैं और आपकी सेल बढ़ रही है, सही है, हो सकता है ना, बिकॉज अदर रीजन में तो अब कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर बंद हो गया तो उसकी भी डिमांड आपकी तरफ शिफ्ट हो गई, सही है। कोला नेक्स्ट की सेम प्राइस लेवल पे रहकर अचानक से डिमांड क्यों बढ़ गई? वो राइज इन डिमांड है, और वो इंक्रीज, वो एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, उसने प्राइस थोड़ी चेंज की, बल्कि बढ़ा दिए होंगे मेरे ख्याल से तो। लेकिन चलो सेम प्राइस भी रखो, सेम प्राइसेस पे और इतना सारा मार्केट का इन्फ्लक्स हुआ, कैसे हुआ? कस्टमर इतना क्यों आया? क्योंकि किसी दूसरे कॉम्पिटिटर्स का बाइकआउट कर दिया कस्टमर्स ने, कि वो जो है ना, अगर किसी भी, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स ने एक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, एक स्टेटमेंट नहीं, मैकडोनल्ड्स ने फ्री मील्स दिए थे उनको, जो इसराइल के सोल्जर्स हैं उनको फ्री मील्स ऑफर किए थे, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा मिडिल ईस्ट मार्केट में, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट शुरू। तो जो मैकडोनल्ड्स के जो कॉम्पिटिटर्स कहीं भी, जैसे पाकिस्तान में कराची में रहते हो, अगर हम कबाबजीज की बात करूं तो कबाबजीज फ्राइड चिकन की सेल में बहुत इजाफा हो गया, हालांकि उसके प्राइसेस तो वही है। Why was that increase? Other than price reason क्या था कि कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट्स से बाइकआउट होना शुरू हो गया, सब सारी डिमांड, सही। सो दिस वुड बी अ केस ऑफ शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, सही है। बट डोंट मिस्टेकनली कॉल इट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन विद ऑन द कर्व होती है। ये जो इस ब्लू डॉट से उस ब्लू डॉट पे जा रहे हैं ना, इंक्रीज इन क्वांटिटीज डिमांडेड, दैट इज एक्सटेंशन। इसको इस तरह से समझने का मतलब ये सप्लाई कर्व आप यूं समझोगे, अब बिल्कुल यही सारी एक्सप्लेनेशन सप्लाई कर्व की है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ रीजनिंग है, इन रीजंस को आप पढ़ लोगे ना, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। आई एम नॉट टेलिंग यू, एक दो बताता हूँ, जैसे कि आपकी राइज इन मार्केट डिमांड कैसे हो सकती है, मार्केट की डिमांड बढ़ कैसे सकती है चीज़ों की, शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। अगर आपके मिसाल के तौर पे लोग इनकम टैक्सेस में के अंदर रिडक्शन आई हो, ठीक है ना, इनकम टैक्सेस कम होने से क्या होगा? लोगों के पास इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा कि वो खर्च कर सकते हैं मजीद, तो आपके प्रोडक्ट और खरीदेंगे। इसके अलावा आपके एक कॉम्पिटिटर ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए लेकिन आपने नहीं बढ़ाए, तो उसका कस्टमर आपके पास आ जाएगा। याद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? उसने प्राइसेस बढ़ाए तो उसके प्राइसेस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, उसके लिए मूव अलोंग द कर्व था। लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, आपके पास तो बिना प्राइस कम किए आवाम आ गई सारी, आपके लिए वो शिफ्ट का केस है, ठीक है। उसके लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, जो कस्टमर छोड़ के भागा, कि उसने प्राइस बढ़ा दी तो लोगों को आप एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे नजर आए, तो उसको छोड़ के आपको आपकी बाय कर रहे हैं। तो आपका जो कॉम्पिटिटर सब्स्टिट्यूट था, उसका कस्टमर अगर आपके पास आ गया तो ये भी आपका राइज इन डिमांड का केस बनेगा, ठीक है। फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ये बहुत अच्छा जुमला है। फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब ये हो गया कि अगर मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि एक कंपनी है मेडिजाइन, ग्लूकोमीटर बनाती है, एक कंपनी है इजी ग्लूको, वो भी ग्लूकोमीटर बनाती है। इजी ग्लूको और मेडिजाइन दोनों के प्राइस लेवल्स, लेट्स सपोज मेडिजाइन जो है वो अगर 3000 की प्रोडक्ट है और इजी ग्लूको 2500 की प्रोडक्ट है, लेकिन उस ग्लूकोमीटर के अंदर एक स्ट्रिप लगती है जो ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए होती है। प्रिक करते हैं, ब्लड लेते हैं और वो टेस्ट करते हैं ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए हर टेस्ट के लिए एक पिन का इस्तेमाल होता है, जो हर नए टेस्ट के लिए फ्रेश पिन डालता है, और एक स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है। वो जो स्ट्रिप है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सस्ती होगी ना जिसकी, तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है। हो सकता है मेडिजाइन इटसेल्फ प्रोडक्ट तो 3000 की, लेकिन उसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत सस्ती हो, तो लोग वो ज़्यादा लें। एक और अच्छी मिसाल चेंज इन डिमांड की, अगर पेट्रोल गाड़ी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी की डिमांड गिर जाएगी। क्यों?
क्योंकि आप कह रहे हो गाड़ी की डिमांड क्यों गिर रही है, मैंने तो प्राइस नहीं बढ़ाए, फिर क्यों गिर रही है? प्राइस ना बढ़ाने पे गिर रही है, तो ये तो पहली बात फॉल इन डिमांड का केस है, शिफ्ट है। और क्यों गिर रही है वजह, ये फिर भी चलो शिफ्ट का केस है, लेकिन हो क्यों रहा है? क्योंकि आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है पेट्रोल, वो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो अब लोग इसलिए गाड़ियां नहीं ले रहे, क्योंकि गाड़ी लेके पेट्रोल पे चलानी है, पेट्रोल ही महंगा हो गया। तो प्रिंटर और पेपर्स का भी यही है कि अगर पेपर्स इतने एक्सपेंसिव हो जाए कि लोग प्रिंट करना ही छोड़ दे, बल्कि टैबलेट्स खरीद लें उसमें पढ़े, तो पेपर महंगा होना, पेपर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, पेपर महंगा होने की वजह से प्रिंटर नहीं बिक रहे। आप सोच रहे हो यार मैं तो प्राइस प्रिंटर के बढ़ाए नहीं फिर भी नहीं बिक रहा है, वो पेपर महंगा हो गया या पेपर सस्ता हो गया तो अब प्रिंटर्स बिक रहे हैं, ठीक है ना। कल तक जो ऑनलाइन रीडिंग करते थे वो भी फिजिकल पे आ गए, मतलब प्रिंट करके पढ़ना शुरू हो गया। दिस वाज द केस ऑफ शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, ठीक है।